नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने गिरमिटिया प्रथा के बारे में भारत के नज़रिए और इतिहास की दृष्टि से आपको बताने का प्रयास किया था। अब आपको इस अंक में मॉरिशस में रहने वाले गिरमिटिया मजदूरों के वंशज इस अघोषित गुलामी प्रथा पर उनका अपना क्या विचार है, उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात विश्व धरोहर में शामिल हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के मॉरिशस में पदार्पण स्थल अप्रवासी घाट की शोध अधिकारी तथा विरासत कार्यक्रम चलाने वाली श्रीमती किरण जानकी से मॉरिशस के नज़रिए से गिरमिटिया व्यवस्था पर हुई बातचीत आपको सुनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में अप्रवासी घाट की रिसर्चर श्रीमती किरण जानकी हैं, जो आजकल मौखिक इतिहास और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर शोध कर रही हैं। हम इनसे जानना चाहें कि भारत से आने के बाद गिरमिटिया मजदूरों की दशा, दिशा और विरासत कैसी रही। नमस्कार। भारत से यहाँ पर मॉरिशस में 1834 में जो शर्तबंद मजदूर गिरमिटिया का जो पहला बैच था, 36 लोग थे उसमें, 36 पुरुष वो मॉरिशस आए थे। और एक तारीख तो निर्धारित करनी चाहिए प्रतीकात्मक रूप से कि मतलब किस तारीख को आए थे। तो हर वर्ष 2 नवंबर को ये जो गिरमिटिया मजदूरों का आगमन है मॉरिशस में, उसको हम यहाँ पर भव्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। और ये आम छुट्टी का दिन भी होता है। और कहाँ मनाते हैं? अप्रवासी घाट पर, जो कि आज एक विश्व विरासत स्थल है। तो यहाँ से अब हम पीछे की ओर जाएंगे कि ये विश्व विरासत स्थल क्यों हुआ और क्यों आम छुट्टी का दिन होता है, इतना महत्व क्यों दिया गया है। क्योंकि हमारे देश में जो शर्तबंद मजदूर के रूप में मजदूरों को यहाँ लाया गया था, उनमें लगभग 99% भारतीय थे। 1834 में ये वो समय था जब यहाँ पर गुलामों का एबोलिशन हुआ, उन्मूलन हुआ स्लेवरी सिस्टम का। फिर क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच लोग थे उससे पहले, फिर जब यहाँ पर बरतानी आए 1810 में, तो उन्होंने फ्रेंच प्रशासन से जबरदस्ती, ये मतलब जबरदस्ती नहीं, उनको मनवाया कि वे इस गुलामी प्रणाली को समाप्त करें। और जब ये प्रणाली समाप्त हुआ तो फिर ये जो मजदूरी गुलाम लोग कर रहे थे उसे रिप्लेस करने की जरूरत थी। फिर अंग्रेजी प्रशासन ने ये फैसला लिया कि मॉरिशस, जो कि हिंद महासागर के बीचों बीच है, क्यों ना यहाँ पर हम एक इंडेंचर सिस्टम का एक टेस्ट करें, मतलब एक प्रयोग करें। हम देखते हैं कि इंडेंचर सिस्टम यहाँ पर कैसे चलता है। मतलब कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर मजदूरों को लाया जाएगा और फिर देखते हैं कि कैसे ये चलता है। अगर मॉरिशस में ये सफल हुआ तो फिर अन्य देशों में भी इसको लागू किया जाएगा। और मॉरिशस में ये बहुत ही सफल रहा। मॉरिशस में लगभग आधे मिलियन शर्तबंद मजदूर यहाँ से अप्रवासी घाट पर उतरे, या तो यहाँ बस गए और उनसे कुछ अन्य देशों की ओर फिर बढ़े। तो यहाँ पर जो लोग आए थे, शुरू में तो सिर्फ पुरुष थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब देश की मजदूरी उनके कंधों पर थी। ये पूरा जो ये कार्यभार था। और फिर अब अपने देश छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश था जहाँ पर एक तो बरतानी लोग हैं, फ्रांसीसी लोग हैं, फिर अफ्रीकी मुल्क के जो गुलाम लोग थे वे लोग हैं। मतलब कि जब भारतीय यहाँ पर आए तो पूरा मिट्टी अनजान था, यहाँ के लोग अनजान थे, मतलब अनजाने हैं, बेगाने हैं। और फिर ऐसी स्थिति में अब उनको काम करना है गन्ने के खेत में। भारत में
किस हद तक वो गन्ने के खेत में काम करने की उनका उनका अनुभव था हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जब वो आए तो उनके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं था सिवाय यहाँ पर अब काम करने करने का और आजीविका कमाने का और मेहनत करने का। कोई और चारा नहीं था। ये उनकी कह सकते हैं बहादुरी थी, ये उनका उनका ताकत था, उनकी आस्था थी शायद कि यहाँ पर आए तो उन्होंने कभी हार नहीं माना। इससे पहले जो गुलाम लोग आए थे, वो अपने मालिक को छोड़-छोड़ कर चले जाते थे। इसीलिए आज एक दूसरा विश्व विरासत स्थल है मॉरिशस में, जो गुलामी से जुड़ा हुआ है, माहुनाश। माहुनाश मतलब वो गुलाम जो अपने मालिक को छोड़कर बगावत करते थे और ये बगावत भी बहुत ही सकारात्मक रूप से हमने लिया कि उनको गुलामी अ, से इतना मतलब परहेज़ करना था, इतनी घृणा थी, वो नहीं चाहते थे। उनको अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी थी कि लुमोन पर्वत से उन्होंने अपनी जान दे दी, बजाय इसके कि वो गुलामी करते जाएँ। ये एक बलिदान का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर शर्तबंद मज़दूर जब आए तो कभी भी कोई भी शर्तबंद मज़दूर का ऐसा कोई नहीं माहूनाश नहीं है कि वो लोग अपने मालिक को छोड़कर भाग कर चले गए, अब वो नहीं काम करना चाहते। इनमें वो शक्ति थी, इनमें वो मेहनत करने का ये संस्कृति थी उसमें, उन लोगों में और उन्होंने अपनी मेहनत, अपने जो आत्मविश्वास है, आत्मशक्ति है, उसके आधार पर इतनी मेहनत की कि यहाँ पर धीरे-धीरे देश में जो यहाँ पर तो वो गन्ने के खेत में काम करते थे, चीनी उद्योग था, एक पूरा उद्योग था, सिर्फ़ उससे चीनी नहीं बनता था। गन्ने का जो उद्योग था उस बहुत बड़ा था, उससे बिजली का उत्पादन होता था, बागास, मेलास एक पूरा इंडस्ट्री था ये और ये एकदम चरम सीमा पर पहुँच गई शर्तबंद मज़दूरों की बदौलत और उनके काम करने का जो शर्त था, वो तो शर्त था ही नहीं। यहाँ पर उनके साथ जितनी मतलब उनके साथ शोषण किया गया, वो गुलामी से कुछ कम नहीं था। क्योंकि गुलामी तो अभी-अभी समाप्त हुआ है, वही लोग अब गुलाम के बजाय शर्तबंद मज़दूर से काम करवा रहे हैं। मानसिकता तो वही है, रातों-रात थोड़ी ही बदलेगी। काम करने का शर्त कोई नहीं है, कंडीशंस नहीं है। अगर आपको पाया गया अपने शक्कर कोठी से बाहर आपका टिकट नहीं है आपके साथ, हमेशा आपके साथ वो इमिग्रेशन टिकट होना चाहिए। तो फिर आपको बिना मुकदमा चलाए बस पकड़ कर कैद में डाल देते थे। विक्रांत डिपो जो कि आज भी एक राष्ट्रीय विरासत है मॉरिशस का, कॉन्हिविया नॉर्थ वेस्ट में। वहाँ पर उनको कैद किया जाता था और वहाँ से अब आपको सड़कें बनानी होगी मतलब कैदियों की तरह आपको जीवन बिताना होगा और फिर आपके साथ खेतों में जो ज़ुल्म होता था, उसके खिलाफ भी आप नहीं आवाज़ उठा सकते बल्कि वो आपके जो प्रशासक हैं, वो आप पर मुकदमा चलाते थे और पूरा कानून, पूरी व्यवस्था तो उनके हक में थी। तो इस तरह से बहुत ज़ुल्म हुआ इनके साथ, बहुत इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई था ही नहीं जब तक कि महात्मा गांधी ना आ जाए 1901 में और फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो देखा, वहाँ पर भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, फिर यहाँ आकर देखा। महात्मा गांधी के साथ-साथ एक अन्य फ्रांसीसी व्यक्ति भी था, जिन्होंने शर्तबंद मज़दूरों के हक में कोर्ट तक मतलब उनके काम करने के शर्तों के हक में उन्होंने काम किया। उनका नाम है एडोल्फ डेप्लेविट्ज़। उन्होंने आवाज़ उठाई और फिर इधर गांधी जी आ गए। गांधी जी ने भी मनलाल डॉक्टर को भेजा। फिर शर्तबंद मज़दूरों को ये जागरूक किया गया। आपको आवाज़ उठानी चाहिए। इन लोगों ने इनके हक में काम किया। इनको ये सिखाया कितनी कितना महत्वपूर्ण है कि आप अब शिक्षित रहें, आप राजनीति में दिलचस्प दिखाएँ, अपने अधिकार के लिए लड़ें, अपनी संस्कृति को बचाएँ, क्योंकि विसंस्कृतिकरण भी बहुत हो रहा था देश में। तो धीरे-धीरे जैसे कि कहते हैं जब रात बहुत घना अंधेरा होता है तो उसके बाद सूरज की किरण नज़र आती है, तो ऐसा ही हुआ कह सकते हैं। इससे ही जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है, आप रिसर्चर हैं, मैंने भी इस पर रिसर्च किया है। जो मैं रिसर्च करते हुए मुझे एक चीज़ मिली कि जब एवोल्यूशन हो गई, जी, स्लेवरी के एवोल्यूशन के बाद जी, प्लांटेशन पर जब इंडेंचर लेबर के रूप में हिंदुस्तानियों को लाया गया, तो उनके एग्रीमेंट पे एक ये भी क्लॉज जुड़ा हुआ था कि उनको रिटर्न के 1 रुपये उनके वेजेस से लिया गया था, जी, सच है। रिटर्न के लिए।
जबकि उनको वापस नहीं किया गया। उनके टिकट का 1 रुपया उनके वेतन से पर मंथ दिया जाता था। जी हाँ। बावजूद इसके जो है प्लांटेशन मालिकों ने या रिक्रूटमेंट करने वाली संस्थाओं ने उन्हें वापस नहीं किया। तो क्या इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत से मुआवजा नहीं मांगा जाना चाहिए? मुआवजा जबकि जो जब एबोलिशन हुई स्लेवरी की, जी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ह्यूज अमाउंट प्लांटेशन मालिकों को पेड किया था। उसके लिए जो दासों को उनको हटाना पड़ा, उसको एज ए कंपनसेशन दिया गया। तो जब भारतीयों को लाया गया और एक शर्त पर लाया गया कि हम उन्हें वापस करेंगे, और हाँ, तो फिर क्यों नहीं किया? इसके लिए क्या आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? आवाज तो उठानी चाहिए। अगर आवाज उठाएंगे तो किस किस बात पर आवाज नहीं उठाना है। जब इनको यहाँ पर लाया गया तो ये 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, पहले तो 3 साल फिर 5 साल, लेकिन इतना दांव-पेंच चला इनके साथ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कभी समाप्त होने वाला ही नहीं था। डबल कट सिस्टम था। अगर आप एक दिन बीमार होते हैं, आपको छुट्टी लेने की इजाजत नहीं है। अगर आप नहीं आते हैं काम पर उस दिन बीमारी की वजह से, तो आपके पगार से 2 दिन का जो वेज था। जी हाँ, 2 दिन की तनख्वाह वो कट जाती थी। अब सिर्फ तनख्वाह ही नहीं कटती थी, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी 2 दिन से बढ़ता है। तो इस तरह से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कभी समाप्त होने वाला ही नहीं था। कहते हैं कुछ लोग गए, वापस गए, और कुछ लोग वापस जाने के बाद फिर से आए परिवार के साथ। लेकिन अधिकांश लोग यहीं पर बस गए, क्योंकि जब धीरे-धीरे बरतानी प्रशासन को ये दिखा कि यहाँ पर लोगों को ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की प्रक्रिया है, अगर बार-बार कॉन्ट्रैक्ट पर लाएँगे, फिर वो वापस चले जाएँगे, फिर लाएँगे, तो ये उनको भारी पड़ेगा। और फिर यहाँ पर एक स्टेबलाइज़्ड वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना यहाँ पर अब औरतों को भी लाएँ, ताकि यहाँ पर अब घर घर बसा सकें ये लोग। फिर जब यहाँ पर उन्होंने घर बसाना शुरू किया, फिर जाने की गुंजाइश नहीं हुई। वो लोग आए, बस गए। लेकिन ये जो पैसों की बात है, अगर हर्जाना माँगने चलें तो किस-किस से माँगेंगे? सबसे बड़ा शोषण पता है आपको? आपने जो कहा महीना, हर महीना नहीं कटता था। वो लोग जब यहाँ आए, उनको कपड़े दिए जाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उनके फ़ोटो खींचे जाते थे। ये सारा कुछ उनके वेतन से उन्होंने काटा था। अब इसके बाद पैसे कौन काटता था हर महीना? वो जो उनका जो सरदार है, सुपरवाइज़र है, वो तो बरतानी नहीं था, वो तो इन्हीं में से एक था। तो मतलब वो जब आपको पैसे देगा, तो उसमें से एक कमीशन वो काट लेता था। और फिर अगर आपको अच्छा मतलब काम करने की शर्त आपको अच्छी चाहिए, अगर मतलब कुछ इलाके तो ऐसे होते थे जहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जहाँ पर, और कुछ ऐसे जहाँ पर कम मेहनत करनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा एक ऐसा काम मिले जिससे कि जीवन ज़्यादा कठिन ना हो, तो आपको वो सारा कुछ करना चाहिए जो ये सुपरवाइज़र आपको कहेगा। ये सरदार है, उसके घर में जो गाय, बैल, बकरियाँ हैं, इसके लिए घास तो यही मज़दूर लोग काट कर लाते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो वो सरदार इनसे उठाते थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर हर्जाना माँगना ही हो तो किन-किन से माँगे? इस तरह से शोषण चला, सिर्फ बरतानी ने नहीं किया, इन्होंने ही भी किया। मतलब और बरतानी ने क्या किया? ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जो किया सो किया। लेकिन ये सारा जो सारे शक्कर प्रतिष्ठान थे, शुगर एस्टेट्स, इनके मालिक तो फ्रेंच थे। तो फ्रेंच लोगों के लिए ये लोग काम करते थे। ओके, मतलब जैसा कि उन लोगों ने जो लूटा ही, उन्होंने जो पीड़ा दिया ही, उससे ज़्यादा अपने लोगों ने भी दिया। अपनों ने भी दिया, अपनों ने भी दिया, और क्या-क्या अत्याचार हुए, कैसे क्या-क्या कहें, बहुत अत्याचार हुए। जैसे कि लगान में तो आपने देखा ही है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। ये परिस्थिति अलग थी। कोई एक स्पेसिफिक घटना आपको कुछ ऐसा लगता है जो बहुत मारक हो, पीड़ादायक हो, कोई ऐसी एक घटना? सबसे एक स्त्री होते हुए मुझे जो सबसे दिल छू लेने वाला लगता है वो ये,
और इस पर ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते, ख़ास तौर पर जब हम लिखते हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो कि भारतीय नहीं हैं, भारतीय मूल के नहीं हैं, यूरोपियन हैं, तो वो ये नहीं सुनना चाहते। सबसे मुझे बहुत से अत्याचार हुए, लेकिन जो मुझे खटकता है वो ये कि अगर वो जो शक्कर मालिक है, शक्कर हर एक शक्कर प्रतिष्ठान में शक्कर मालिक का घर भी होता था। वहाँ पर लोग यही लोग काम भी करते थे, कुछ गुलाम के लोग भी काम करते थे, जो फ्री स्लेव्स थे। तो अगर शक्कर मालिक सरदार से कहता है कि इसकी बीवी को आप मेरे पास भेजो, फिर उसके पति का जो काम करने का शर्त है, मतलब वो जहाँ काम करेगा वो ज़्यादा ठीक होगा, अगर नहीं आया तो मतलब उसको और उसको पीड़ित करेंगे। और ऐसे कई केसेस हैं, ये मैंने मौखिक इतिहास के अंतर्गत लोगों ने मुझे बताया कि उनको अपनी पत्नी को भेजना पड़ता था। ये तो हमने फ़िल्मों में देखी है, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं, उनको भेजना पड़ता था मजबूरन। अगर नहीं भेजेंगे तो उनका, उनकी पत्नी का, सभी का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ़ फ़िल्मों में देखा था, लेकिन जब लोगों ने ये कहा और मैंने भी जब पब्लिकेशंस किया, ये जब मैंने लिखा तो मुझसे हटवाया गया कि ये नहीं कह सकते, अगर पीयर रिव्यू के लिए जाएगा तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। और हम आरोप लगा रहे हैं जैसे कि अंजाले 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 का अंजाले का जो किस्सा है वो ये कि एक हड़ताल चला था कर्मचारियों द्वारा। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और बस एक इस हड़ताल में कुछ महिलाएं भी उन्होंने भी वो भी शामिल हुए। पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हुआ और अंजले वो गर्भवती थी और इस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्योंकि वो एक तो वो गर्भवती थी, फिर महिला थी और कर्मचारियों के हक में लड़ते हुए, मतलब लड़ तो नहीं रहे थे, बस वहाँ पर प्रदर्शन करने गए थे। तो ऐसे में ये एक हादसा भी कह सकते हैं। तो इस बस कहानी यही है कि झड़पें हुई पुलिस और कर्मचारियों के बीच और अंजाले वो गर्भवती थी, वो भी एक मजदूर थी, तो उनका वहाँ पर गोली से हत्या कर दी गई। हत्या नहीं की गई, जानबूझकर, मतलब मुठभेड़ हुई थी, झड़पें। लेकिन लेकिन एक तो मैंने आपसे कहा कि किस तरह से महिलाओं को शोषित किया गया और साथ में डबल कट सिस्टम और फिर मजदूरों से काम करवाना और शाम को आकर इंस्पेक्ट करना और देखना, निरीक्षण करना काम ठीक है या नहीं। और बहुत से लोगों ने कहा है कि वो जो साहिब होते थे, वो फ्रेंच थे, वो अपने मुंह में वो एक घास है, सैदौ कहते हैं यहाँ। तो वो बहुत, अगर वो जम जाए ना तो वो बस जम जा, हर वो फैल जाता है, तो उसको जमीन से निकालना था। लेकिन अगर उसकी जड़ी रह जाए तो वो फिर से फैलने लगेगा। और वो कहते हैं कि साहिब लोग हमेशा एक जड़ी वो अपने मुंह में रखते थे, आकर इंस्पेक्ट करेंगे, देखते हैं मिट्टी ठीक है या नहीं, और मुंह से वो नीचे फेंक कर कहेंगे देखो इसमें एक जड़ी रह गई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, दसियों व्यक्तियों ने मुझे बताया कि साहिब मुंह में वो जड़ी रखते थे और आपसे कहेंगे कि यहाँ पर है जड़ी, तो फिर उस दिन का पूरा आपने जो काम किया वो आपको पगार नहीं देंगे। ये बहुत ही एक स्वाभाविक अत्याचार था, बहुतों के साथ ये हुआ है। और फिर अपमानित करना, मारना तो बहुतों लोग, मतलब जिनके साथ ये गुजरा मारने का, वो लोग तो है नहीं, उनके बच्चे हमसे कहते हैं कि करते थे। लेकिन अपमानित करना ये 2-3 पीढ़ी तक चलता रहा। और ये जो कहानी मैं कह रही हूँ, ये शर्तबंद मजदूरों के साथ क्या हुआ हमने नहीं देखा, उनके बच्चों ने देखा, उनके बच्चों के बच्चों ने उनसे उनको बताया। लेकिन मेरा जो रिसर्च रहा इमीडिएट इमिग्रेंट्स के बच्चों के साथ, तो लगभग 3 पीढ़ी के बाद जिन्होंने मुझे बताया, ये उनकी कहानी है। और वो जो गिरमिटिया लोग आए, उनका जीवन वो तो अंधकारमय ही अंधकारमय था। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।